हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ आपका सिलेबस का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर, जो है आपका लैंग्वेज एंड थॉट के नाम से, यानी कि भाषा और चिंतन के नाम से। तो 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक, तो आज आपको थोड़ी लो एनर्जी फील लगेगी क्लास के अंदर। थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। आज चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ऐसा नहीं होता कि कोई चैप्टर जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ वहाँ से शायद ही कोई होगा, वरना हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है। और इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज इस चैप्टर के ऊपर। थोड़ा सा जो जो आपके सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। वरना जितने भी आपके चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं बहुत डिटेल में होते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना नहीं आता है। जितना भी मैं आपको कराता जा रहा हूँ बस उतना कर लेना, आपके लिए वो सफिशियंट रहेगा। ठीक, वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो फिर उनको आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर उसके बाद आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक जी, गुड इवनिंग। मैंने बताया थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज थोड़ा इसी तरीके से आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। देखिए, चैप्टर आपका भाषा और चिंतन। ठीक है, बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर आप भाषा और चिंतन का रिलेशन यानी संबंध पूछ लिया जाता है। अगर आप लोगों ने पेपर को एनालिसिस किया होगा तो बहुत कम क्वेश्चन भाषा और चिंतन पर आपके पूछे गए हैं। अगर जो आपका सेक्शन है भाषा वाला यानी लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, तो सीडीपी के अंदर भाषा और चिंतन के बीच में कम क्वेश्चन आए हैं, बट मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आपका भाषा का बेसिकली सेक्शन दिया हुआ है वो अलग सेक्शन दिया हुआ है, जो आपका पेडागोजिकल सेक्शन दिया हुआ है। और वहां पर जो मनोविज्ञानिक के जो थॉट है, जो विचार है, वो उन्होंने पर्टिकुलर अलग दे दी वहां पर। ठीक है, जो आपको अलग क्लासेज में अलग टीचर्स के द्वारा कराया जा रहा है। और जब वो मनोवैज्ञानिक आएंगे, जैसे लाइक आपका पियाजे आए, वाइगोत्स्की आए, तो वो मैं आपको चीजें फिर थ्योरी के अंदर डिटेल में बताऊंगा भी। इस चैप्टर के अंदर इन दोनों का रिलेशन क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं, और थिंकिंग जो चिंतन होता है उसको पूरा डिटेल में बताता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बात कर लेते, पहले दोनों के ही बारे में बात कर लेते, भाषा और चिंतन। तो दोनों के बारे में हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून। कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने दोपहर को आज आपकी क्लास रखी। ठीक, मेरा थोड़ा नेचर रहता है छुट्टी नहीं करने का, और बहुत कम वजह होती है छुट्टी जब मैं करता हूँ। ऐसी वजह वजह रहती है जब कोई क्लास, मतलब तबीयत का कुछ रह गया, या फिर कहीं कहीं जाना पड़ गया, वरना अदर नहीं रहता। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब आपके भाषा और चिंतन के बारे में। देखिए, पहले बात करते हैं आपके भाषा के बारे में, और उसके बाद करते हैं आपके चिंतन यानी कि थिंकिंग के बारे में। देखिए, आपको सिंपल से एक बात पता है कि जो भाषा होती है, भाषा के माध्यम से क्या किया जाता है, भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ये बात आपको क्लियर पता है। ठीक है, भाषा के माध्यम से क्या किया जाता है, भाषा के माध्यम से किया जाता है विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ये बात आप सभी को पता है। क्या किया जाता है, भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान यहां पर किया जाता है। जैसे कि मैं यहां पर आप लोगों के सामने कर रहा हूं, बट आप लोग यहां पर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है। सिर्फ आप लोग मैसेज करके इस काम को कर पा रहे हो। ठीक है, मैसेज के थ्रू आप लोग इसको कर पा रहे हो, वरना भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इतना हमारा भाषा का काम होता है। फिर भाषा के भाग भी होते हैं, किस प्रकार से भाषा रहती है, वो भाषा का नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो आप लोग सब अपनी भाषा के क्लासरूम में पढ़ते हो। ठीक है, तो भाषा के बारे में आपको इतना बेसिक चीज पता होगी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं चिंतन के बारे में, जब बात आती है चिंतन की, देखिए आदमी चिंतन यानी थिंकिंग करना कब स्टार्ट करता है, जब उसके सामने कोई समस्या आती है। समस्या आने के बाद ही चिंतन होना स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने समस्या आई सीटेट का एग्जाम, तभी आप लोगों ने चिंतन करना स्टार्ट करा कि यार क्या सीटेट का फॉर्म आ गए, चलो अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वरना उसके बाद अगर सीटेट ही पास नहीं होगा तो हम मेन एग्जाम में कैसे बैठ पाएंगे, कैसे हमको जॉब मिल पाएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है चिंतन करने के लिए, वो होता है किसी समस्या का होना। अगर समस्या ही नहीं होगी तो आप लोग कोई एक्सवाइजेड चिंतन नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप खुद सोच के देखिए, आपके सामने अगर समस्या नहीं आएगी तो आप लोग चिंतन करोगे, नहीं करोगे, आराम से यूं ही पड़े रहोगे। ठीक है, तो चिंतन के लिए सबसे मेन स्टेप होता है आपका पहला समस्या का होना। ठीक है, समस्या आने के बाद ही क्या स्टार्ट होता है, समस्या आने के बाद स्टार्ट होता है आपका चिंतन, समस्या आने के बाद स्टार्ट होता है आपका चिंतन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने कहा सीटेट का
फॉर्म आ गए तो आप लोगों ने चिंतन स्टार्ट कर दिया, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, किस प्रकार से तैयारी की जाएगी, तो फलाना फलाना आप लोगों ने चिंतन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसा आपके सामने कोई नाम पूछे तो आप चिंतन करना स्टार्ट कर देते हो, आगे क्या करना चाहते हो तो आप चिंतन करना स्टार्ट कर देते हो। जो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करे, आपके सामने समस्या रखे आपके सामने, फिर चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है आपके माइंड के अंदर। ठीक है, जैसी ही आप लोगों की समस्या खत्म हो जाती है, जैसी आप लोगों की समस्या खत्म हो जाती है, ठीक है, समस्या खत्म हो जाती है, मान लीजिए सीटेट का आपका पेपर खत्म हो गया, जो आपका पेपर है वो खत्म हो गया, और मान लीजिए भगवान ने चाहा आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, जो कि आप लोग हो ही जाओगे, तो आपका चिंतन भी क्या हो जाएगा, आपका चिंतन भी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोगों का चिंतन भी खत्म हो जाएगा। तो क्या आप दोबारा फिर सीटेट के एग्जाम की तैयारी करोगे? दोबारा मत करना सीटेट के एग्जाम की तैयारी, दोबारा इसके ऊपर चिंतन मत करना, जो आगे के नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन में आप लोग लग जाना। ठीक है, दोबारा इसके ऊपर चिंतन मत करना। तो आप लोग बेसिक फंडा समझ गए कि चिंतन कब स्टार्ट होता है, समस्या आने पर चिंतन स्टार्ट होता है, और समस्या खत्म होने पर चिंतन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं, जब हम दोनों भाषा और चिंतन के रिलेशन की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जब इन इन दोनों के रिलेशन की बात करते हैं, जब आप चिंतन करते हो अपने माइंड के अंदर XYZ चिंतन करते हो, तो उस चिंतन को एक्सप्रेस करने के लिए किसकी जरूरत होती है? उस चिंतन को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत होती है भाषा की। भाषा के माध्यम से ही तो अपने चिंतन को एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, बोलकर करोगे, मान लीजिए बोलकर भी नहीं करोगे तो साइन लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। क्या बिना भाषा के आप लोग चिंतन को एक्सप्रेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप लोग भाषा का यूज कर रहे हो और चिंतन नहीं कर पा रहे हो, तो कैसी भाषा का यूज करोगे? कोई भाषा आपकी एग्जैक्ट सही प्रकार से एक्सप्रेस हो पाएगी? आप खुद सोच के देखिए, अगर आपका चिंतन नहीं कर पा रहे हो और XYZ कुछ भी भाषा बोल रहे हो, तो क्या वो आपकी भाषा ऑथेंटिक मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो भाषा और चिंतन क्या दोनों एक है, दोनों आपस में जुड़े हुए, या अलग अलग है? क्या दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा हो जाएगा? जी नहीं, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा और चिंतन आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या होते हैं? भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? भाषा और चिंतन एक दूसरे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर रूप से जुड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? और परस्पर रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। अभी जैसा आपको समझाई, कोई ऐसा है जो चिंतन कर रहा है और बिना भाषा के चिंतन को एक्सप्रेस कर जाए? ठीक है, नहीं कर सकता ना बिना भाषा के। तो दोनों को, आपको एक बात समझनी है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सीटेट वाला एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फंसाता है कि भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र रहते हैं, इस तरीके के एग्जाम में मतलब ऑप्शन पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है, ये दोनों आपके स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या नहीं रहते? ये दोनों आपके स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये आपस में क्या काम करते हैं? ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्या काम करते हैं? ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों के दोनों आपस में। ठीक है, ये आपस में क्या काम करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो आपके भाषा होते हैं और जो आपका चिंतन होता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता चल गया कि भाषा और जो होता है, जो चिंतन होता है, कि दोनों की प्रक्रिया आपस में मिलीजुली प्रक्रिया होती है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, जब आदमी चिंतन करता है तो अपनी भाषा के थ्रू उसको फिर एक्सप्रेस करता है, जो भी आदमी वो चिंतन करता है। ठीक है, दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता चल गया। अब भाषा और चिंतन के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग बातें यहां पर कही हुई है। जब वो मनोविज्ञानिक की थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा, अभी आपकी आने वाली है, जैसे पियाजे ने क्या कहा, वाइगोस्की ने क्या कहा, ब्रूनर ने क्या कहा, उनकी पर्टिकुलर थ्योरी अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक थ्योरी अभी आपकी आई नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही वो थ्योरी आएगी और भाषा के बारे में और चिंतन के बारे में इन्होंने क्या कहा था, तो उन थ्योरी के अंदर मैं डिटेल में फिर आपको ये चीजें कराने वाला हूं, जब ये आपकी थ्योरी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने चिंतन के बारे में इनके क्या विचार थे, क्योंकि थ्योरी जब आप लोग डिटेल में पढ़ते हो, इन मनोवैज्ञानिक के बारे में इनके क्या विचार थे, किस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे, क्या कहना चाहते हैं,
तभी ये चीजें फिर आपको वहां पर क्लियर हो पाएगी। ठीक है, किसने भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, किसने भाषा को कम महत्वपूर्ण माना, किसने कॉग्निशन को इंपॉर्टेंट माना, किसने कम माना, तो इनके सिद्धांत में ये चीज आपकी क्लियर हो पाएगी जब मैं अभी इनके सिद्धांत आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा पर्पज यहाँ पर ये था आपको कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, भाषा और चिंतन के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उस संबंध को मुझे आपको बताना था कि दोनों के बीच में आपस में कैसा संबंध होता है, परस्पर संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब हमको यहां पर बेसिकली पढ़ने चिंतन के प्रकार पढ़ने हैं। अब हमें भाषा के प्रकार नहीं पढ़ने। अगर आपको भाषा के प्रकार पढ़ने हैं तो भाषा के जो आपके टीचर है जो आपको भाषा पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आप लोग भाषा के प्रकार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हमको पढ़ने यहाँ पर चिंतन के प्रकार पढ़ने हैं। तो चलिए चिंतन के प्रकार पढ़ लेते, कौन कौन से आपके चिंतन के प्रकार है उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक, देखिए चिंतन का प्रकार है पहला आपका अभिसारी चिंतन, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। अभिसारी चिंतन बेसिकली वो चिंतन होता है जिस चिंतन में किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान हो। कैसा होता है? इसमें किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान होता है। क्या होता है? क्योंकि चिंतन में क्या होता है, आदमी क्या काम करता है, समस्या आती है फिर उसका समाधान करता है। तो अभिसारी चिंतन चिंतन का वो प्रकार होता है जिसमें समस्या का सिर्फ एक समाधान होता है। जैसा आपके सामने समस्या है सीटेट का एग्जाम, कि सीटेट का एग्जाम आ गया भाई, आप लोगों ने चिंतन करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ बच्चों ने चिंतन का सिर्फ एक समाधान निकाला कि भाई हम तो सचिन सर का हमने कोर्स ले लिया, बस अब और हमें कुछ नहीं करना, खत्म अब ये हमारा मामला। ठीक है, तो उन्होंने एक अपना एक समाधान निकाल लिया कि भाई इनकी क्लास लेंगे, ऑलरेडी इन्होंने नोट्स अपने वो दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, मॉक टेस्ट दे रखे हैं, बात खत्म। ठीक है, तो उन्होंने अभिसारी चिंतन खत्म कर दिया, सिर्फ एक समाधान कर दिया इसके अंदर। ठीक है, एक होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, जहां पर किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान हो। क्या हो? जहां पर किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान हो। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे, नहीं यार सचिन सर जो करा रहे वो तो ठीक है, हम तो कुछ और भी चीजें करेंगे, इधर उधर से भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने किसी समस्या के एक से ज्यादा समाधान सोचना शुरू करे। ठीक है, यानी आप लोग कह सकते हो जिसमें आदमी अपना ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज करे, जो आपको देखने को मिलते हैं ओपन एंडेड चीजों का यूज करे। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, या फिर कह सकते हो जिसमें आदमी अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज करे। ठीक है, क्या यूज करे? ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि का यूज करे। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन बन जा, ठीक है, इसका यूज करें। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा XYZ कुछ भी क्वेश्चन पूछा, बताओ सीटेट का एग्जाम कैसे पास करोगे, तो आपके माइंड में क्या हुआ, आपके ब्रेन में क्या हुआ, आपके ब्रेन के अंदर एकदम स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, यार क्वेश्चन आ गया हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई, सर ने क्वेश्चन पूछा है। तो उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे आंसर देने स्टार्ट कर दिए, सर ये करेंगे वो करेंगे, क्लास लेंगे आपके, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो यहां पर चीज देखने को मिलती है, आपके एक से ज्यादा समाधान देखने को मिलते हैं, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पर एक से ज्यादा समाधान आपको देखने को मिलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग यहां पर देखने को मिलती है, बेसिकली यहां पर देखने को मिलती है आपकी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? यहां पर आपकी क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता देखने को मिलती है। जहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आ जाए, समझ जाना आपका क्रिएटिविटी का उसका संबंध देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए थिंकिंग के आपके प्रकार के अंदर। अब देखिए ये डाइवर्जेंट थिंकिंग ये बड़ा आपका टॉपिक बन जाता है। ठीक है, इसमें आपके बड़े महत्वपूर्ण चीजें आगे भी और दी हुई है, बट बहुत विस्तार का टॉपिक है, इतना ही आपको जानना जरूरी है, वरना इसके अंदर आपकी अलग अलग हेड्स आ जाती है, डिबोनो ने क्या कहा था, फलाना फलाना, तो इतना आप लोग जान लीजिए क्योंकि इतना ही आपके सीटेट में आता है। ठीक, यहां तक आप लोग इन दो इसके बारे में समझ गए। अगर इसकी बात करें ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी जहां पर किसी क्वेश्चन का किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान होता है, वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। ये दो चिंतन के प्रकार है, ये बेसिकली आपके एग्जाम के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन, वो चिंतन जिसको किसी वस्तु को बिना देखे उस पर चिंतन करा जाए। जैसा आपके सामने अभी मैं हूं, अब मैं आपके सामने स्क्रीन से हट जाता हूं, अब बिना देखे मेरे बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आप लोग चिंतन करना स्टार्ट करोगे कि सर आज तो ब्लैक कलर की पहन कर आए थे शर्ट, हाथ में घड़ी थी, ठीक है, और हमें पढ़ाते हैं, हमारे सर ऐसे है वैसे है, बाल पीछे को निकाल रहे थे, इस तरीके से पढ़ा रहे थे। तो मतलब किसी चीज के बारे में, वस्तु व्यक्ति के बारे में बिना देखे जब उसके बारे में चिंतन करो,
ठीक है, यानी अमूर्त चीजें जिसको आप देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसी चीजों के बारे में जब आप चिंतन करना स्टार्ट करें तो आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होता है, सेम इसका अपोजिट होता है। मूर्त चीजें जिनको आप पकड़ सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे भी आप मुझे देख सकते हो। अब मेरे बारे में चिंतन करना स्टार्ट करो। ठीक है, करो चिंतन। ठीक है, अच्छा अच्छा ही करना, बुरा मत करना कुछ भी। ठीक है, तो आपका मूर्त चिंतन हो जाएगा, आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाएगा। अगला आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि चिंतनशील चिंतन। देखिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आदमी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर चिंतन करता है। किसका? पूर्व अनुभव के, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर चिंतन करता है। आपके कुछ ना कुछ पूर्व अनुभव जरूर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आप चिंतन पढ़ रहे हो, तो चिंतन को आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ा होगा या अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ा होगा। तो आज इस चैप्टर को आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा बिल्कुल नया चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो। तो जब आप अपने पूर्व अनुभव के आधार पर कुछ नया चिंतन कर रहे हो तो आपका वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि आपका चिंतनशील चिंतन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग। देखिए ये आपका जब मैं प्याजे साहब आएंगे तब उसके अंदर आपका करवा दूंगा, और अभी आपके टीचिंग के मेथड्स भी आने वाले हैं जब आपको मैं लर्निंग कराऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर आपका कवर हो जाएंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग। आप लोगों ने इंडक्टिव मेथड आईओ पढ़ा होगा, ठीक है, अपने कोर्स के अंदर, जहां पर क्या होता है, पहले आदमी को उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण के बाद फिर उसको नियम की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, और सेम इसका अपोजिट होता है डिडक्टिव मेथड, जहां पर आदमी को, व्यक्ति को, बच्चों को पहले नियम सिखाए जाते हैं जैसे मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, और फिर उसको उदाहरण की ओर लेकर जाया जाता है। सेम और इसी प्रकार से जो आपकी इंडक्टिव थिंकिंग होती है, अकॉर्डिंग टू जैसे जीन पियाजे ने इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बताया था कि जो बच्चों को जब पहले उदाहरण के ऊपर तर्क कराया जाता है तो आपका इंडक्टिव थिंकिंग के अंदर जाएगा। कोई भी उसको उदाहरण दे दिया, XYZ एग्जाम्पल दे दिया, फिर उससे कहा कि बेटा इसके ऊपर तर्क करो, इसके ऊपर अपना रीजनिंग लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, और डिडक्टिव थिंकिंग में बेसिकली क्या होता है, नियम बता दिया कोई, ठीक है, उसको रूल बता दिया, फिर उसके ऊपर तर्क करने के लिए उसको कहा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग अपना तार्किक चिंतन, जब बच्चा वस्तुओं के बीच में संबंध बैठाए, तर्क करे, तो आपका लॉजिकल थिंकिंग के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके चिंतन के टाइप हो गए। अब देखिए चिंतन के कुछ उपकरण होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं। आदमी चिंतन कैसे करना स्टार्ट करता है, उन टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। उन टूल्स के ऊपर नजर डाल लीजिए। बेसिकली शायद आपके एग्जाम में टकरा जाए यहां से भी क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूं। ठीक है, देखिए टूल्स कौन से होते हैं, चिंतन करने के उपकरण कौन से होते हैं जो चिंतन कराए। पहला होता है क्वेश्चन करना। ठीक है, और खासकर क्वेश्चन क्यों और कैसे वाले। आप यहां पर क्यों आए हो? ठीक है, आप कहोगे सर हम तैयारी करने आए, सीटेट के आए है। कैसे आए हो? सर हमने यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी थी और वहां पर फिर आपका कोर्स लिया था, इसलिए यहां पर आए। तो मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और फिर आप चिंतन करो और फिर उसका आंसर दे रहे हो। तो जब आपसे क्वेश्चन करे जाते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन करने के बाद आदमी क्या काम करना शुरू करता है, आदमी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका चिंतन का उपकरण हुआ, टूल्स हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल टूल्स हुआ, आपके चिंतन का टूल्स हुआ। ठीक, दूसरा है कंसेप्ट। आदमी अपने माइंड के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट बनाता है। आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट बनाए होंगे। ठीक है, मेरे प्रति कंसेप्ट बनाया होगा, सीटेट के प्रति कंसेप्ट बनाया होगा, अपने घर वालों के, आसपास के जो एनवायरनमेंट के अंदर लोग रहते हैं, या किसी XYZ किसी के प्रति कंसेप्ट बनाया होगा। तो एक कंसेप्ट जो आप लोग जब बनाते हो तो बनाते टाइम अपने माइंड के अंदर चिंतन करना स्टार्ट कर देते हो। कुछ लोग देखते हैं कि हाँ भाई देखो कैसे पढ़ा रहा है, कुछ देखते हैं हम इसका कंटेंट देख लेते हैं, कुछ देखते हैं हमें सीटेट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो ये सब जो कंसेप्ट आप लोग बनाते जाते हो ना, इस कंसेप्ट बनाते टाइम भी आप लोग क्या काम करते हो, चिंतन यानी कि थिंकिंग करना स्टार्ट आप लोग कर जाते हो। कुछ सिंबल देखकर कंसेप्ट बनाते हो, साइन देखकर बना लेते हो, कुछ रिलेट करके कोई चीज कंसेप्ट बना लेते हो, किसी की विशेषता देखकर आप लोग कंसेप्ट बना लेते हो, अपने माइंड के अंदर जो कंसेप्ट बना लेते हो। ठीक है, माइंड मैप बन करते हो आप लोग अपने जो माइंड मैप बनाते हो, जिसका एक और नाम लिख लीजिए, कंसेप्ट मैप भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसेप्ट मैप। माइंड मैप कैसे करते हो? जो आप लोग ये कंसेप्ट बनाते हो ना, मान लीजिए मेरे प्रति बनाया, सीटेट के प्रति बना लिया, ठीक है, घर वालों के प्रति बनाया, आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति बना लिया, ठीक है, और किसी के प्रति बना लिया। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों ने कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर बनाए हैं, ठीक है, जितने भी ये कंसेप्ट आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर बनाए हैं, ये कंसेप्ट आपस में क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जितने भी कंसेप्ट रहते हैं। और इसी वजह से आप लोग क्या काम करते हो, माइंड मैप बनाते हो।
आपस में जोड़कर, तभी तो यूज करते हो एक चीज का दूसरे से, कि देखो सर ये चीज पढ़ा रहे, ये सीटेट के एग्जाम में आई थी या नहीं आई थी, इस तरीके से। तो अपने माइंड मैप करते हो आप लोग फिर इन चीजों को आपस में इंटरकनेक्ट करके, ठीक है। तो जब आप माइंड मैप करते हो ना, तो भी आप लोग क्या काम करते हो, तो भी आप लोग थिंकिंग यानी कि चिंतन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। यार देखो इसके ऊपर नजर डालो, बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन। इसके बारे में थोड़ा तसल्ली से आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई शिफ्ट ऐसी जाए यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, यानी कि आलोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन, इसको कुछ भी आप लोग कह लीजिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक लेकर चलते हैं। देखिए बात करते हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आप लोग कह सकते हो आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। आलोचनात्मक, आलोचनात्मक चिंतन, हिंदी में इसको बोल, एक और दूसरा नाम है समालोचनात्मक चिंतन। एनईपी 2020 जो कि अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां से आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनईपी 2020 ने कहा हुआ है, यहां तक जितना भी पढ़ा है यहां तक तो आपको सब समझ में आ गया है ना। अगर यहां तक कोई दिक्कत हुई तो बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत हुई तो जल्दी बताइए, ठीक है। नहीं क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ, असल में कल क्लास नहीं हुई थी मेरी, जैसे मैंने बताया 2 दिन से नींद ही नींद आई जा रही थी, इस वजह से आज क्लास ली वाली, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक में? ठीक है, ठीक है। और 3 बजे इसलिए दूसरी मैडम की क्लास लग गई थी, इसलिए फिर 2 बजे करनी पड़ी, ठीक है क्लास। देखिए बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन के बारे में बात करते हैं। देखिए एनईपी 2020 ने जिस चिंतन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी है, वो करी आपके क्रिटिकल थिंकिंग को। किसको? क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की बात करी है किसने? आपके एनईपी 2020 ने, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कही है कि बच्चों के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। अब उसको रीजन क्या है, इतना इतना जोर क्यों दिया जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, ठीक है। ऐसी कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। और आपके पेपर के अंदर हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है क्रिटिकल थिंकिंग से। तो ऐसी क्या वजह है जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए नजर डालिए, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, समालोचनात्मक चिंतन होती है, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज देखने को मिलती है? क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर देखने को मिलती है क्रिएटिविटी। क्या देखने को मिलती है? इसके अंदर देखने को मिलती है क्रिएटिविटी, देखने को मिलती है, यानी कि इसके अंदर देखने को मिलती है सृजनात्मकता, इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सृजनात्मकता इसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें बच्चा क्या काम करता है? क्रिएटिव काम करता है, रोट लर्निंग नहीं करता इसके अंदर बच्चा। जो चीज पहले स्कूल के अंदर करा रहे थे, रटा दिया, होमवर्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, डेट शीट, काम खत्म, या ये काम करना है, इस तरीके से करना है, वो काम नहीं। अब बच्चा यहाँ पर क्रिएटिव काम करता है, खुद अपनी बुद्धि का यूज करता है। हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, खुद अपनी बुद्धि का यूज करके फिर एक डिसीजन लेता है कि हाँ ये काम ठीक है। तो क्रिएटिव रहता है बच्चा इसके अंदर, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग रहती है। इसी के अंदर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्या रहती है? क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा बच्चे के अंदर ज्यादा रहती है। क्या रहती है? बच्चे के अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चा इसके अंदर, ठीक है। हर चीज के बारे में क्वेश्चन पुट अप करता है। एनवायरमेंट के बारे में बच्चा बहुत ज्यादा पूछता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का बहुत बच्चा रहता है। आप उससे कहोगे कि बेटा ये काम ऐसा कर लो, नहीं ये ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसे भी तो हो सकता है ये वाला काम, ठीक है। तो आपने कोई सवाल समझाया कि ये वाला सवाल आपने ऐसे क्यों समझाया, ये तो ऐसी चीज है, अपने नन्हे मुन्ने जो है आंसर देता है बच्चा यहाँ पर। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर पाई जाती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति जो बच्चों के बीच में पाई जाती है। इसके अंदर जो बच्चा का काम करना शुरू करता है, बच्चा चीजों के बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। क्या काम करता है? वस्तुओं के बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। वस्तुओं के बीच में, वस्तुओं के बीच में, वस्तुओं के बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है, यानी कि संबंध बनाना शुरू कर देता है जो बच्चा होता है, ठीक है। यानी कि यही आपका जैसे सृजनात्मकता रहती है, कोई चीज सुनता नहीं है, जो किसी ने कह दिया उसको मानता नहीं है, खुद भी अपनी बुद्धि का यूज करता है। जैसे एक टर्म और आपके एग्जाम में यूज करी जाती है, इसमें बच्चा यूज करता है एनालिसिस, करता है चीजों का। क्या काम करता है?
चीजों का एनालिसिस करता है। ठीक है, और एक और टर्म लिखिए, रिफ्लेक्शन का यूज करता है। किसका यूज करता है? रिफ्लेक्शन का यूज करता है। जो मैंने अभी चीज आपको बताई, अपने खुद पूर्व जो अनुभव रहते हैं, चाहे थोड़े बहुत रहे, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, संप्रदाय आने वाले हैं। पहले संप्रदाय कहते थे बच्चा खाली ब्लैंक पेपर के समान है, कोरे कागज के समान है। ठीक है, वो कंसेप्ट गलत हो गया था जो आपके व्यवहारवादियों ने दिया था। ठीक है, अब आज की डेट में यह है कि जो बच्चा जब स्कूल में आता है तो पहली बार अपने साथ जो लेकर आता है, अपनी मातृभाषा लेकर आता है, अपने थोड़े बहुत अनुभव लेकर आता है। तो इसलिए जो पूर्व अनुभव उसके रहते हैं, पूर्व अनुभव का यूज करके खुद ना खुद अपने ज्ञान को अर्जित करने में वो उसकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए रिफ्लेक्शन का इसके अंदर यूज किया जाता है। एक और इसके अंदर मेन टर्म देखने को मिलती है, वो रहती है आपकी मेटाकोग्निशन। ठीक है, क्या रहती है आपकी? मेटाकोग्निशन। क्या रहती है आपकी? मेटाकोग्निशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं। एक और टर्म रहती है इसके अंदर आपकी मेटाकोग्निशन, जिसको आप लोग जानते हो अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, इसके भी नाम है। इसलिए मैं कहता हूं जितनी टर्म रहती है उनको इंग्लिश में नाम याद कर लिया करो, हिंदी के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक इसकी टर्म होती है अधिसंज्ञान या परासंज्ञान, कुछ भी लिख लो भाई। और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिख लिया करो, आपके लिए सहूलियत बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए मेटाकोग्निशन के अंदर क्या होता है। मेटाकोग्निशन बेसिकली होता है जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो ये आपका मेटाकोग्निशन होता है। इस बात को मैंने पहले भी बताया हुआ है। जैसा भी आप लोग थिंकिंग के बारे में पढ़ रहे हो, थिंकिंग के बारे में पढ़ते पढ़ते आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना शुरू हो गए, फिर आप लोग एनईपी पढ़ना शुरू हो गए, फिर आप लोग पढ़ते पढ़ते, मैं आपको इतनी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग सीटेट से बाहर निकलना शुरू हो गए कि हाँ यार दूसरे एग्जाम में भी आ सकते हो। तो आप लोग बेसिकली एक छोटे से एस्पेक्ट के बारे में ना सोचकर एक बड़े एस्पेक्ट के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। क्या काम शुरू कर दिया? एक जो आपकी ये सोच थी, ठीक है, एक जो आपकी सोच थी, छोटी सी सोच थी, इस सोच के बारे में भी आप लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस सोच के बारे में भी आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, इतने बड़े डोमेन पर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यही होता है मेटाकोग्निशन, जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। क्या काम कर देता है? अपनी सोच के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। अपनी सोच के बारे में, अपनी सोच के बारे में सोचना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आपका मेटाकोग्निशन। इसी को कहा जाता है, अपनी सोच के बारे में सोचने को मेटाकोग्निशन कहा जाता है। जैसा आप लोग कुछ सोच रहे होते हो, थिंकिंग कर रहे होते हो, और थिंकिंग करते करते एक पॉइंट के बारे में सोचते रहते हो, यार मैं जो है ना जब टीचर बन जाऊंगा ना, तो टीचर बन के ऐसे ऐसे फिर मैं सुधार करूंगा। और उसके बारे में सोचते सोचते फिर आप ये सोच जाते हो फिर मैं राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलेगा मुझे, फिर उसके बाद मैं शायद नेता भी बन जाऊंगा, फिर मैं देश का सुधार करूंगा। तो सोच रहे हो टीचर बनने के बारे में कि वहां सुधार करूंगा, और उसके बारे में सोचते सोचते पहुंच गए वहां नेता बनने के बारे में, प्रधानमंत्री बनने के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मेटाकोग्निशन हो जाएगा कि अपनी एक सोच के डोमेन के बारे में सोचते सोचते उसी के बारे में एक व्यापक स्तर पर आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। बनोगे नेता, टीचर बनने के बाद बहुत लोग बनते हैं, नेता बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इस मेटाकोग्निशन के बारे में। आपके सीटेट के एग्जाम में एक अप्रोच पूछी गई, जिस अप्रोच का नाम था आपका KWL अप्रोच। उस अप्रोच के बारे में बताता हूं। पहले एक थिंकिंग की बात करता हूं मैं, जैसे थिंकिंग की बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालिए। देखिए जैसा आपकी थिंकिंग की बात हो रही है, ठीक है, थिंकिंग की बात हो रही है, अगर आपके स्टेप ये देख लिया जाए, जैसा आपकी थिंकिंग की बात हो रही है, तो अगर इसके मैं देखूं स्टेप देखूं कि किस प्रकार से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आजकल टॉप पर चल रही है, और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो थिंकिंग होती है, पहले बच्चा कौन सी थिंकिंग का यूज करता है, फिर कौन सी का करता है, तो आपको पता चलेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग को क्यों टॉप पर रखा जा रहा है, क्यों सबसे हाई लेवल पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इस टाइप पर चल रही है। देखिए जब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति सोचता है, तो सबसे पहले वो किसी चीज के बारे में परसेप्शन बनाता है। ठीक है, एक धारणा बनाता है, तो सबसे पहले आती है आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग। क्या आती है? सबसे पहले आती है आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग आती है। सबसे पहले परसेप्शन बनाता है किसी के प्रति। आप लोगों ने परसेप्शन बना लिया कि भाई सीटेट का एग्जाम है, ऐसे पास होता है, और इसके बाद ही हम मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो आप लोगों ने परसेप्शन बना लिया। उसके बाद आती है आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग। क्या आती है उसके बाद आपकी? उसके बाद आती है आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग आती है उसके बाद आपकी। ठीक है, फिर आप लोगों ने कंसेप्ट बनाया इसके प्रति, चलो भाई
ये तो पता चल गया। इसके बाद अब मेन एग्जाम में बैठेंगे, अब कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक है, इसकी तैयारी करते हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप लोगों ने कंसेप्ट बना लिया। फिर कंसेप्चुअल थिंकिंग के बाद फिर आप लोग क्या काम करते हो, उसके बाद आप लोग यूज करते हो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का। ठीक है, किसका यूज करते हो, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का। रिफ्लेक्टिव का मतलब पता चल गया, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर आप लोग फिर सीखना स्टार्ट करते हो। अब ये तो है नहीं कि सीटेट के लिए बिल्कुल नए नए बच्चे हो, आप थोड़ा बहुत तो पहले जानते होंगे ना। तो आप लोगों ने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज करना यहां पर स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप लोग यूज करते हो क्रिएटिव थिंकिंग का। किसका, फिर यूज करते हो आप सृजनात्मक चिंतन का, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का आप यूज करते हो, सृजनात्मक चिंतन का यूज करते हो। फिर आप लोगों ने अपना खुद का दिमाग लगाया, यार मॉक टेस्ट लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, वो भी पढ़ते हैं, वो भी करते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई। जब आप किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो तो नॉलेज आपको होती जाती है, फिर खुद का भी दिमाग लगाते हो आप लोग, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। उसके बाद आ जाती है आपकी टॉप पर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, जिसके अंदर आपकी खुद क्रिएटिव थिंकिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें आप फिर इतने सक्षम हो जाते हो कि आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प नहीं लेनी पड़ती कि कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं सीटेट के लिए तो बस ये वाली वीडियो देख लो, इससे काम हो जाएगा। नहीं, फिर आप खुद यूज करते हो, हाँ इस वीडियो में इतना कंटेंट है या नहीं है, क्या मेरा एग्जाम पास करा देगा या नहीं करा देगा। तो फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो गई। अब इसी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो मैंने आपको एक वर्ड बताया, जो बताया आपका मेटाकोग्निशन। क्या बताया मैंने आपको, जो मैंने आपको वर्ड बताया मेटाकोग्निशन, ठीक है। ये जो मेटाकोग्निशन है आपका, मेटाकोग्निशन, इसी के अंदर आपकी एक अप्रोच पूछी गई। आज से पहले सीटेट के अंदर ये अप्रोच नहीं पूछी गई, KWL अप्रोच। पढ़ाने के अंदर इस अप्रोच का यूज होता है। इस अप्रोच को मैं लिख देता हूं, इस अप्रोच का नाम था आपका KWL अप्रोच, ठीक है। इसको थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देता हूं, मजा आएगा इसके अंदर, ठीक है। इस अप्रोच का नाम था आपका KWL अप्रोच, KWL, ठीक है, KWL अप्रोच। तो ये अप्रोच आपके पूछी गई, KWL अप्रोच पूछी गई। तो KWL अप्रोच से बेसिकली क्या होता है, मेटाकोग्निशन की स्किल को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए KWL अप्रोच से मेटाकोग्निशन की स्किल को बढ़ावा कैसे मिलता है। अब कहोगे सर जी पहले KWL तो बता दो, तभी तो पता चलेगा बढ़ावा कैसे मिलता है। हाँ तो भाई बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। KWL अप्रोच के अंदर सबसे पहले जान लीजिए होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ही तो आपको बताऊंगा कि होता क्या है। पेन कौन सा बच गया हमारा, हरा, लाल, नीला, चलो सारे हो गए ना। देखिए KWL अप्रोच के अंदर, ये नहीं देखेगा पेन भाई, एक सेकंड रुको। देखिए KWL अप्रोच के अंदर देखिए, नजर डालिए इसके ऊपर। KWL अप्रोच के अंदर के होता है आपका नो, W होता है आपका वांट टू नो, W होता है आपका वांट टू नो, L होता है आपका लर्न, ठीक है। तो ये आपका KWL अप्रोच का मतलब होता है। नो का मतलब होता है आपने कोई लेसन पढ़ाने से पहले क्या सीखा। आप लोग यहां पर थिंकिंग पढ़ने आए हो, पढ़ने से पहले आप लोगों ने क्या सीखा हुआ है, कुछ तो सीखा ही होगा ना आप लोगों ने, यानी प्रीवियस नॉलेज को यहां पर आपका देखा जाता है के अंदर। डब्ल्यू के अंदर वांट टू नो, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या जानना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, तो वांट टू नो के अंदर आ जाएगा। लर्न के अंदर आ जाएगा आपका कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपने क्या जाना, क्या सीखा आप लोगों ने, ठीक है। जो आपने सीख लिया है चैप्टर पढ़ने के बाद, तो फिर क्या आपने सीखा। तो तीन आपकी ये आपके KWL है, इनका तीनों का मीनिंग होता है। तो इनका यूज आपके बेसिकली जैसे पढ़ते हैं हम, कोई रीडिंग करते हैं, तो उसके अंदर आपका इनका अप्रोच यूज होता है। तो अगर मान लीजिए मेटाकोग्निशन है हमारा, ठीक है, दिसंज्ञान है, जब हम कोई चीज सोच रहे हैं, ठीक है, और सोचने में अगर हम इन तीनों का यूज करते हैं तो मेटाकोग्निशन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नो डाउट बढ़ावा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटाकोग्निशन के अंदर ये आपकी अप्रोच का यूज हम कर सकते हैं, KWL अप्रोच का। कौन सी, KWL अप्रोच का हम लोग यूज इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, KWL अप्रोच का, ठीक। यहां तक भाई अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, क्योंकि ये जो आपका सेक्शन था क्रिटिकल थिंकिंग का, बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका सेक्शन है, जो ये क्रिटिकल थिंकिंग यहां पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो गई हो तो बताइए जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद, ठीक है। सर स्टेप वाला हिंदी में भी लिख दीजिए इंग्लिश में समझ नहीं आता।
गधो सारा तो लिख रखा है हिंदी के अंदर, ठीक है। और इसमें ज्यादा हिंदी में क्या लिखेंगे इसके अंदर, और बताइए। ठीक है, इसमें कोई समझ में आई हो तो बताइए, और समझ में नहीं आया तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। एक बार फिर से बताइए, मतलब पूरा फिर से बताओ, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आप हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो आपको समझ में नहीं आया हो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ठीक है, कल की क्लास आज हो रही है ना आपकी? ठीक, चलिए अब मैं आगे चलूं। अब यहां पर देखिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो गई। अब देखिए यहां पर कुछ स्टेज की बात करते हैं जिससे क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए आप अपने आप को रखो कि आप लोगों के अंदर कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जा सकता है। देखो, आप लोग अभी क्या हो, आप लोग अभी अनरिफ्लेक्टिव थिंकर यानी कि अचिंतनशील विचारक हो। आप लोग नहीं हो, लेकिन पहले थे। आप लोग क्या थे? आप लोग पड़े रहते थे पूरे टाइम, ठीक है। पूरे टाइम खाना ठूसते रहते थे, मोबाइल में लगे रहते थे, रील्स देखते थे, ठीक है। कि बस एक बार मैं आईएएस बनूंगा, एक बार अपनी कोई और रील्स देख ली, मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। इस तरीके की रील्स देखते थे और खाना खाते रहते थे, बस ख्वाबी फुलाव देखते रहते थे, ठीक है। तो आप लोग क्या थे? अचिंतनशील विचारक थे, अनरिफ्लेक्टिव थिंकर थे, ठीक है। मतलब कोई भी आपके ऐसे एक्सपीरियंस नहीं थे जो आप कुछ सोच पाए अपने पूरे अनुभव के आधार पर, कुछ मतलब डिसीजन ले पाए, चिंतन कर पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपके घर वालों ने आप में मारे दो चार कि रोज यही पड़ा रहता, पड़ी रहती, कुछ काम कर ले, धंधा कर ले, कब तक पड़ा रहेगा, कब तक हमारे पैसों के ऊपर पड़ा रहेगा, पड़ी रहेगी, ठीक है। तो आपके घर वालों ने आप में मारे दो चार या आपको दिए ताने। तो आपके अंदर आ गई एनर्जी, ठीक है, आपके पहुंच गए आत्मसम्मान को ठेस। तो रील वील आप लोगों ने कर दी बंद, यार ये रील में तो पूरा टाइम हमारा चला जा रहा है। तो आप लोग बन गए फिर चैलेंज थिंकर बन गए, चुनौतीपूर्ण विचारक आप लोग बन गए कि अब तो कुछ करके दिखाना है। इस रील की जगह ये जो आ रहे हैं ना निकल निकल कर, अब यहाँ पर अपनी फोटो हमको लगानी है, अपनी वीडियो फिर हमको बनानी है, ठीक है। आप लोगों ने चैलेंज ले लिया। फिर चैलेंज लेने के बाद फिर आप लोग बन गए बिगिनर थिंकर। लेकिन करे क्या? फिर आप लोगों ने फैसला लिया, चलो टीचर बनते हैं, मास्टर मास्टराइन बनते हैं, चलो कोर्स कर लेते हैं बीएड का या डीएड वगैरह का, जो भी कोर्स बन के करते हैं उसकी शुरुआत, उसकी पढ़ाई करनी आप लोगों ने तैयार कर दी, ठीक है। तैयार करने के बाद फिर आप लोगों का सीटेट का एग्जाम आया। सीटेट के एग्जाम में आप लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, तो आप लोगों ने बन गए प्रैक्टिसिंग थिंकर, आप लोग यहाँ पर बन गए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस करते करते, क्लास लेते लेते मेरी और मेहनत करते करते आप लोग यहाँ पर बन गए एडवांस थिंकर बन गए, ठीक है। एडवांस बन गए कि अब तो भाई हमारे 140 आराम से आ जाएंगे, इतनी मेहनत हम लोगों ने कर दी है। और उसके बाद आप लोगों के 140 आ गए, फिर आप लोग बन गए मास्टर थिंकर बन गए। तो पहले आप लोग क्या थे? अनरिफ्लेक्टिव थिंकर, यूं ही पड़े रहते थे, कोई मतलब कोई जान नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर आप लोग क्या बन गए? मास्टर थिंकर बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपके अंदर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से अचिंतनशील से कोई यहाँ पर चिंतन नहीं है, और एक प्रकार से आपका मास्टरी हो जाती है चिंतन के अंदर, स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये जो चिंतन का पूरा प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको ले लेता हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, उन क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारा दिया हुआ है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए 8595794571। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ भी करना हो तो इस पर मैसेज कर दिया करिए, आपको समस्या मिल जाएगी, और समस्या नहीं, समाधान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके इस चैप्टर से संबंधित पूछे गए उनके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, नहीं इसी टाइम नहीं हो पाएगी क्लास, मैंने बताया एक दो दिन से मेरी तबीयत में इतना वो आराम नहीं है, तो इस वजह से आज मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि कल की वजह से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर।
विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी कि बात हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो गई, किसका चयन करना चाहिए। खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गए भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओपन एंडेड वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो, देखो दो दो चीज आ गई, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन और जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग शामिल हो। तो जहां पर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो और क्रिटिकल थिंकिंग हो, ये सारे एक ही है, मतलब एक ही माँ के बच्चे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इनकी एक ही माँ थी, डाइवर्जेंट की भी और उसके अलावा ओपन एंडेड की भी, क्रिएटिविटी की भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग की, ये एक ही माँ के बच्चे हैं सारे। अगर कहीं आपको एक साथ दिख जाए ना, आंख बंद करके आंसर लगा देना इनको ऊपर, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला का बताओ जल्दी से आंसर, अब खुद दो, मैं नहीं दूंगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चेक करता हूं कितने को आंसर सही दे, तो जल्दी जल्दी बताओ। सामने रख लिया मैंने मोबाइल, बताओ जल्दी। रेनू हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। अपसारी, अभिसारी, आत्म केंद्रित या अतार्किक, बताओ जल्दी से इसका। पहला हो गया, दूसरे का बताओ। दूसरे का जल्दी बताओ। दूसरे का अभी पहले में ही अटके हुए, हमारे मैसेज पीछे चल रहे हैं क्या ये? दूसरे का बताओ भाई, पहले में ही अटके पड़ो। अपसे का, हाँ बिल्कुल सही, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहां पर क्या हो रहा है, समस्या के एक से ज्यादा समाधान हो रही है, समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी कि अपसारी चिंतन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले का दो जल्दी, जल्दी जल्दी दो, स्पीड से दिया करो। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशल का संवर्धन करोगे। अभिसारी चिंतन का, स्वचिंतन का, कंठस्थीकरण का, निष्क्रिय अनुकरण का, बताओ जल्दी आंसर सही। ठीक है, ये ए कौन सा दे रहा है, ठीक है जल्दी जल्दी। देखो किसकी बात आ गई, समालोचनात्मक चिंतन, तो देख यहां पर क्या आ जाएगा आपका, स्वचिंतन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। मैंने अभी बताया आपका क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन शामिल होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर जब आपका बच्चा सीखता है। अगर यहाँ पर कन्वर्जेंट की जगह डाइवर्जेंट हो जाता, यानी अपसारी चिंतन हो जाता, तो आपका सही हो जाता। रोट मेमोराइजेशन की मना कर दिया आपके किस में, क्रिटिकल थिंकिंग में, इसको मना कर दिया रोट मेमोराइजेशन को, और पैसिव तो हो ही नहीं सकता आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले का बढ़ो जल्दी से। अरे ये तो मैसेज वो इनके वो चले गए, खोलिए इनके, इनके तो कमेंट ही चले गए, जल्दी खोल, इनके आंसर कैसे देखूंगा फिर। अगले अगला क्वेश्चन आ गया, ये हो गया ना हमारा, अभी सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन, तीसरा हो गया, चौथे पर आ जाओ। निम्नलिखित में से रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। अभिसारी सोच, अभिसारी क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आता है। विचारों की मौलिकता, विचारों की मौलिकता आ जाएगी भाई, नए नए आइडिया आ जाएंगे, ये आ जाएगा। लचीलापन, लचीलापन आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसके अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अपसारी सोच, अपसारी सोच आ जाएगी, क्योंकि जहां पर क्रिएटिविटी दिखे तो भाई वहां पर आपकी अपसारी सोच तो देखने को मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन में है नहीं भाई सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस वाले ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन ही गलत है क्या। नहीं भाई याद देखो, यहाँ गलती इसने कर रखी है, अभिसारी सोच को इसने डाइवर्जेंट दे रखा है, ये गलत दे रखा है इसने, ठीक है। और अपसारी को, अच्छा ये उल्टे कर दिए इसने, ऑप्शन यहां पर उल्टे कर दिए, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन यहां पर इसने उल्टे उल्टे कर दिए, ये टाइपिंग में कुछ गलती हो गई होगी। अभिसारी सोच अगर मैं देखा जाए इसे डाइवर्जेंट ले लूं, अगर इसे, अगर मैं इसे अपसारी ले लूं, डाइवर्जेंट को अपसारी ले लूं और इसे मैं अभिसारी ले लूं, और अगर मैं इसे अभिसारी ले लूं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, फिर ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो आंसर सही बन रहा है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा यानी डाइवर्जेंट, ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा।
वो गलती हो गई टाइपिंग के अंदर, हिंदी इंग्लिश के अंदर कुछ गलती हुई होगी, या बाई चांस सीबीएसई वालों की तरफ से कुछ गलती हुई होगी। जो भी हुआ होगा भाई इसके ऊपर देख लेना है, ठीक है। तो आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? ये तो बड़ा आसान सा है, ठीक है। मिसकंसेप्शन, जी नहीं। अकोमोडेशन यानी समायोजन, जी नहीं। कंसेप्ट मैप, अपने स्वयं के बारे में चिंतन के बारे में सोचना, कंसेप्ट मैप जिसको मैंने बताया था माइंड मैप, तो माइंड मैप या कंसेप्ट मैप होगा, जी नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका? मेटाकोग्निशन, जिसको अधिसंज्ञान प्राण संज्ञान के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ो अगले पर, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे? देखो ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, कि निम्न में से कौन से प्रश्न क्रिटिकल सोच का मूल्यांकन करेंगे, या क्रिटिकल सोच का एग्जाम्पल है, क्रिटिकल सोच का एग्जाम्पल नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको क्रिएटिविटी वाले आंसर मिले या एक से ज्यादा वाले आंसर मिले, तो समझ जाना आपका क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल है। देखते हैं। अब यहां पर एक इक्वेशन है, समीकरण है, 2x बराबर 12 में x का मान ज्ञात करिए। तो 2x बराबर 2 × 12 है, तो आंसर निकल के आ गया। यहां पर तो समस्या का सिर्फ एक समाधान निकला, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल है नहीं है, तो इसने क्या पूछा है? नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको क्रिटिकल थिंकिंग में हमेशा वो आंसर सही मानना है पॉजिटिव वाले में जिसमें मल्टीपल आंसर देखने को मिले। जैसे कि ये प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उनके संभावित समाधान ढूंढिए। अब भाई बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रदूषण के, और बहुत सारे उनके समाधान भी हो सकते हैं। ऐसे आंसर आपके पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी दो भी ऐसे देखने को मिलेंगे, इनको पढ़ लेना। यहां पर भी मल्टीपल आंसर ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है, ठीक है, फैसिलिटेट करता है विद्यार्थियों की सोच को? ड्रिल एंड प्रैक्टिस, देखिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेदन और अभ्यास क्या कराती है? रोट लर्निंग बच्चे के अंदर कराती है। क्या कराती है बच्चे के अंदर? रोट लर्निंग बच्चे के अंदर कराती है, ये हमको बच्चे के अंदर नहीं करानी। दूसरा, बिना समझे कॉपी करना, कहते हैं ना कॉपी करने के लिए भी नकल करने के लिए अकल चाहिए, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। साथियों के साथ क्या करना? चर्चा करना, डिस्कशन करना, तो ये सही हो जाएगा आपका। जी हाँ, डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी चिंतन जो है फैसिलिटेट हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी डिस्कस करते हो ना अपने यार दोस्तों के साथ है। निष्कर्ष रूप से सीखना, जी नहीं, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो चैप्टर था, ये यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर मैंने आपका जितना आपके सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग है उससे कहीं ज्यादा ही आपको बता दिया, और विद क्वेश्चन आंसर के साथ। और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताइए, और ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। ठीक है। अरे रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ, अभी तक आंसर देने में लगे हुए हो, रुक जाओ। अब कोई ऐसी चीज, कोई कंसेप्ट, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो पूछिए आप लोग, ठीक है। ठीक है। मतलब तबीयत थोड़ा बहुत ही आराम है, ठीक है, लेकिन क्लास मैनेज करनी पड़ती है वरना बच्चे खा जाते हैं, ठीक है, कि छुट्टी हो गई है, ये हो गया है, बच्चे मानते नहीं है। ठीक है। ठीक है। वो कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन क्या है? सारी सारी क्लास समझा दी, पूरा निचोड़ दिया आलोचनात्मक चिंतन को। अब पूछ रहा आलोचनात्मक चिंतन क्या है? सृष्टि वीडियो दोबारा देखना और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आप हाँ दोबारा देखिए, आपको ये अगर नहीं आई तो पूरी उसके अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। आज यूट्यूब पर आइएगा। हाँ, आता हूँ यूट्यूब पर आज। ठीक है। शादी में गए थे सर जी। वाह भाई वाह। ये कह रहे शादी में गए थे। अरे ये तो सीजन भी नहीं है शादी का।
शादी में जाऊंगा तो शादी की तो बताऊंगा, तबीयत का क्यों बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, गुड नाइट। और गुड नाइट बोल रहा हूँ गुड आफ्टरनून। थैंक यू।